प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल में कुषाण काल के बारे में बात करेंगे। कुषाण शासक जो कि चीन से आई यूची जाति से भारत में आए थे। ऐसा माना जाता है कि जो कुषाण हैं, जो शुंग, सातवाहन और कण्व के बाद भारत में आए थे, यूनानी, पार्थियन और बैक्ट्रियन शासकों के बाद में, तो ये चीन के यूची जाति के थे और उत्तर पश्चिमी चीन के कांसू प्रांत में रहते थे। और ये जो यूची जाति थी, ये एक जंगली और घुमक्कड़ जाति थी। 150 ईसा पूर्व के आसपास हूणों ने यूची जाति के एक शक्तिशाली कबीले को हराकर पश्चिमी चीन से निकाल दिया, जिसके कारण इस यूची जाति ने नवीन स्थानों पर बसना प्रारंभ किया और मध्य एशिया के चरागाहों में जो तुर्की खानाबदोश थे, उन्होंने इनको खदेड़ दिया। जिसके बाद इन लोगों ने आकाश नदी को पार किया, बैक्ट्रिया के एक भाग में जाकर के ये बस गए और यह घटना 175 से 165 ईसा पूर्व के मध्य की है। और यहाँ से ये बैक्ट्रियाई यूची जाति जो थी, बैक्ट्रिया में बसी हुई यूची जाति के लोग थे, धीरे धीरे इन्होंने अपने संगठन की ओर ध्यान दिया और यहाँ ये लोग 5 श्रेणियों में विभक्त हुए। प्रत्येक श्रेणी एक ही हु यानी साहू से शासित होती थी और उन 5 राज्यों के नाम थे हियुमी, शुआओमी, कुएईसुआंग, हितुओ और काओकू। इन 5 कबीलों में कुषाण जाति का कबीला सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और उसके बाद इन्होंने कंबोज और वाख्थरी को जीत लिया और यहाँ पर आकर इन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को विकसित किया और यवन, पल्लव यानी पार्थिनियंस और रोम संस्कृतियों के संपर्क में आकर के अपने आप को विकसित किया। जो ये 5 छोटे राज्यों में यूची जाति विभक्त हुई थी और जो 5 कबीलों के लोग एक सरदार से शासित होने लगे थे, तो पहली शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में कुएईसुआंग का सरदार कुषाण वंशीय कुजुल कदफिसस भारत की ओर आया। उसने हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला को पार किया और दक्षिण के उन प्रदेशों पर आक्रमण किया जहाँ पर यूक्रेटाइटिस के वंशज शासन करते थे। यहाँ पर अंतिम यूनानी राजा हर्मियस और कुषाणों के हमें संयुक्त सिक्के इस काबुल घाटी में मिलते हैं, जिनमें एक और यूनानी भाषा में उपाधियों के साथ यूनानी राजाओं के नाम हैं और सिक्के के दूसरी ओर खरोष्टी लिपि में कुषाण राजाओं के नाम अंकित हैं। कुछ ऐसी मुद्राएं भी मिली हैं जिन पर हर्मियस का नाम नहीं है, केवल कुजुल कदफिसस का नाम मिलता है। इस तरह से ये जो सिक्के हैं, ये हमें 2 प्रकार की राजनीतिक अवस्था के बारे में बताते हैं। पहले प्रकार के सिक्के बताते हैं कि कुजुल कदफिसस ने वास्तविक अर्थ में सत्ता हथिया लेने के उपरांत भी जनता, जो यूनानी राजा हैं, उन्हें नाम मात्र का शासक स्वीकार किया था। और दूसरे प्रकार के जो सिक्के हैं, उनमें कुजुल कदफिसस ने पूरी तरीके से अपनी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। कुजुल कदफिसस ने पार्थिया पर आक्रमण किया और पूर्वी कंधार को जीतकर भारत में पल्लव वंश या पार्थिनियंस का विनाश किया, जिसकी पुष्टि सिक्कों और उत्कीर्ण लेखों से मिलती है। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी बैक्ट्रिया ही रही और कुजुल कदफिसस 80 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु 77-78 ईस्वी के आसपास हुई। उसने 40 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र विम कदफिसस शासक बना और विम कदफिसस के बाद
कुषाणों के सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क, जिसे कि कनिष्क प्रथम भी कहा जाता है, भारत का शासक बना, जो कि एक महान विजेता, सफल प्रशासक और बौद्ध धर्म का संरक्षक था। कनिष्क का जो शासनकाल है वो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उसके इतिहास के साहित्यिक स्रोत बहुत ज़्यादा नहीं हैं, पर जो हैं उनसे उसके जीवन काल की घटनाओं पर पर्याप्त जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत के रूप में अश्वघोष का सूत्रालंकार, संयुक्त रत्न पिटक और धर्म पिटक निदान, कल्हण की राजतरंगिणी, चीनी यात्री ह्वेनसांग के धार्मिक की जो यात्रा वृतांत है, वो हमें कनिष्क प्रथम के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख भी हमें कनिष्क के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त उसकी मुद्राएं, उन पर अंकित देवी देवताओं की आकृतियां और उसके धार्मिक विचार जो हैं वो भी हमें उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। कनिष्क कौन था? कनिष्क का विम कदफिसस से क्या संबंध था? और कनिष्क के राज्याभिषेक की जो तिथि है उसके बारे में कई विवाद हैं, वो तिथि विवादास्पद है। विम कदफिसस की मृत्यु 110 ईस्वी में हुई और विम कदफिसस की मृत्यु के उपरांत कनिष्क गद्दी पर बैठा या अन्य कोई शासक गद्दी पर बैठा था, इसके बारे में कोई भी प्रामाणिक उत्तर हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कनिष्क गद्दी पर बैठा तो किस अधिकार से बैठा, इन सब के बारे में हमारे पास अभी उत्तर नहीं है। कनिष्क के राज्यारोहण की सही तिथि कौन सी है, इसके बारे में भी पता लगाना बड़ा कठिन है, इसलिए कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि निश्चित नहीं है। यद्यपि कनिष्क कालीन ऐतिहासिक सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुई है, फिर भी अधिकांश इतिहासकार और विद्वान उसके राज्याभिषेक की तिथि पर आज भी एक मत नहीं है। उसके राज्याभिषेक को लेकर के विभिन्न मत और विभिन्न धारणाएं हैं। डॉक्टर फ्लीट का कहना है कि कनिष्क कदफिसस वंश से पूर्व राज्य करता था। उसने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रैंक ने किया, कनिंघम और डाउसन ने इसे स्वीकारा। कैनेडी इसके प्रबल समर्थक हैं, किंतु डॉक्टर थॉमस ने अपनी तर्कपूर्ण दलीलों से इसका विरोध किया। सर जॉन मार्शल ने मुद्राओं के आधार पर इस धारणा का विरोध किया और अब अधिकांश लोग इस धारणा को नहीं मानते हैं। मार्शल, स्टेनकोनो, स्मिथ आदि विद्वान कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 125 ईस्वी मानते हैं। ग्रीशमैन ने कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 144 ईस्वी बताई है। डॉक्टर आरसी मजूमदार का मत है कि कनिष्क ने 248 ईस्वी में त्रैकुटक कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की थी, किंतु प्रोफेसर जी जूही दुबिल ने इस मत का खंडन किया है। डॉक्टर आरजी भंडारकर का कहना है कि कनिष्क का राज्यारोहण 278 ईस्वी में हुआ था, किंतु डॉक्टर राय चौधरी जैसे विद्वान इस धारणा को निराधार बताते हैं। परंतु यदि आरसी मजूमदार की धारणा कलचुरी चेदी संवत के आधार पर 248 ईस्वी सही मान ली जाती है, तो कनिष्क 248 + 98 बराबर 346 ईस्वी यानी समुद्रगुप्त का समकालीन बन जाता है। और पुराणों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त से पूर्व मथुरा में नागवंश के राजा राज्य करते थे। अतः कुषाणों द्वारा 346 में मथुरा पर शासन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। फर्ग्यूसन, ओल्डेनबर्ग, थॉमस, बैनर्जी,
रैप्सन आदि विद्वानों ने कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी माना है। उनका मानना है कि इसी वर्ष उसने एक नया संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाता है। आज भी कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि विवादास्पद है, किंतु अधिकांश विद्वान 78 ईस्वी ही कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि के रूप में स्वीकार करते हैं। हम अपने अगले लेक्चर में कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियों, बौद्ध धर्म के बारे में, जो उसके बौद्ध धर्म के संदर्भ में उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, बौद्ध संगीति के बारे में, बौद्ध मूर्ति कला के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे।